नमस्ते बच्चों, आज हम काव्य दोष का अध्ययन करेंगे। काव्य का जितना गुण युक्त होना आवश्यक है उतना ही उसका दोष मुक्त होना भी जरूरी है। एक अच्छी कविता वह है जिसमें व्यक्त भावों को पाठक या श्रोता सरलता पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो। सरसता काव्य का प्राण है, तो काव्य की सरसता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं, जिससे सहृदय को रसानुभूति से वंचित होना पड़ता है। जिस तरह से स्वादिष्ट भोजन करने से हमारा पेट तृप्त होता है, वैसे एक सरस कविता का अध्ययन करने से या सरस कविता को पढ़ने से सहृदय का भी चित्त अनुरंजित और तृप्त होता है। तो काव्य दोष मीठी खीर में मिल जाने वाले उस लवण के समान होते हैं। लवण यानी नमक, जिससे काव्यानंद कम या नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। मुख्यार्थ हतिर दोष है, अर्थात मुख्यार्थ का हनन करने वाले, मुख्यार्थ का घात करने वाले दोष तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। रस में बाधा उत्पन्न तीन प्रकार से होती है। रस की देर से अनुभूति होना, रसानुभूति में बाधा होना, या रस की अनुभूति होना ही नहीं। काव्य का मुख्य अर्थ या काव्यार्थ को व्यक्त करने में शब्द, वाक्य और रस ये तीन तत्व महत्व रखते हैं। तो काव्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले भी यही तीन तत्व होंगे, तो हमारे लिए काव्य दोष भी यही तीन हो जाएंगे: शब्द दोष, वाक्य दोष और रस दोष। अर्थात काव्य दोष ये तीन हुए: शब्द दोष, वाक्य दोष और रस दोष। अब हम पढ़ेंगे शब्द दोष किसे कहते हैं। काव्य में जब ऐसे वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो, या काव्य में वर्णों या शब्दों के प्रयोग में ऐसी असावधानी हो कि उसका अर्थ ग्रहण करने से पूर्व ही दोष जान पड़े, तो वहां शब्द दोष होता है। शब्द दोष भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा च्युत संस्कृति दोष, तीसरा ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। अब हम पढ़ेंगे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, कानों को कड़वा लगने वाले। तो काव्य में जब ऐसे शब्द या वर्णों का प्रयोग हो कि जिसको पढ़ते या सुनते ही हमारे कानों में कटुता या कड़वाहट पैदा हो, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण पढ़िए: देखत कबू कौतुक इते, देखो नेक विचारी, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुली न डारी। इस दोहे में नायिका टटिया को अंगुली से हटा करके नायक को एकटक देख रही है। तो यहाँ श्रृंगार रस के वर्णन में टय वर्ग के वर्णों का जो प्रयोग हुआ है, इस वजह से यहाँ श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। इसको पढ़कर हमारे अंदर श्रृंगार रस की सृष्टि नहीं हो रही है, बल्कि उस रस की सृष्टि होने से ज्यादा हमारे कानों में कड़वाहट पैदा हो रही है। तो यहाँ हुआ श्रुति कटुत्व दोष। दूसरा दोष है च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य के वर्णों या शब्दों में व्याकरण संबंधी दोष पाया जाता है और भाषा के संस्कारों से गिरने के कारण वहां च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। जैसे फूलों की लावण्यता देती है आनंद, यहाँ सही वाक्य था फूलों का लावण्य देता है आनंद। लावण्य में यह प्रत्यय वैसे ही मौजूद है, फिर इसमें अनावश्यक ता प्रत्यय लगाया गया है, तो यहाँ व्याकरण दोष हो गया। दूसरा और उदाहरण देखिए: मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला, बोला यहाँ पुल्लिंग की क्रिया है और उसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए। सीता है स्त्री, तो सीता के लिए पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग यहाँ व्याकरण दोष है। तीसरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। जब कविता में ऐसे वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो, ग्रामीण बोलचाल के ऐसे वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो जिनका साहित्यिक भाषा में प्रयोग नहीं होता है, तो वहां होता है ग्राम्यत्व दोष। उदाहरण देखिए: शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। पहली पंक्ति है साहित्यिक और दूसरी पंक्ति है जुलस देता गालों के फूल। तो यहाँ जुलस और गाल जो ये शब्द हैं ये ग्रामीण बोलचाल के हैं, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष पैदा हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए: मूड पे पाग बिराजते श्याम के, मतलब श्याम के मुख पे या सिर पर पगड़ी सुशोभित हो रही है। तो इस मूड के उसके लिए मूड शब्द ये ग्रामीण शब्द है, सिर या मुख के लिए मूड शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। एक और देखिए: सब सैनिक तब सूत रहे, सभी सैनिक सो रहे हैं, तो उनके शयन के लिए सूत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी ग्रामीण शब्द है, तो इस वजह से यहाँ ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न हुआ है। अगला दोष है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष जब काव्य में ऐसे वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो जो लज्जाजनक हो, असाहित्यक हो, अभद्रता सूचक हो और जिनको पढ़ने से हमारे हृदय में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां अश्लीलत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए: रावण के दरबार में थिर अंग का पाद। रावण के दरबार में अंगद अपने पैरों को स्थिरता से जमाकर खड़े रहे, तो यहाँ जो पाद शब्द है वो पैरों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये शब्द अपान वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो इसको पढ़ने से हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष है। अब है एक आखिरी क्लिष्टत्व दोष। जब काव्य में ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए कि उनका अर्थ आसानी से ग्रहण न हो सके, तो वहां होता है क्लिष्टत्व दोष। उदाहरण देखिए:
कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, हरि आहार लिए जात, हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात। ये सूरदास का कूट पद है। गोपियों का विरह वर्णन चित्रित है। गोपियां कह रही है अब उस परदेसी श्री कृष्ण की बात तो हमसे पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि वो मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, हमें मंदिर अर्ध यानी एक पक्ष मतलब 15 दिनों की अवधि बोल करके वो गए थे कि मैं लौट आऊंगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि मने शेर, और शेर का आहार होता है मांस, तो यहाँ मांस का अर्थ है मांस। अब 1 महीना बीतने वाला है। और वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, वेद नक्षत्र और ग्रह को जोड़कर उनका आधा करें। वेद होते हैं 4, नक्षत्र होते हैं 27 और ग्रह होते हैं 9, इनका योग होता है 40। उनका अर्ध करें मतलब आधा करें तो मिलेगा 20। तो सोई बनत अब खात, 20 मने विष, जो बनेगा अब हम वही खाएंगी। तो इन शब्दों का अर्थ, इन क्लिष्ट शब्दों का अर्थ यहाँ कितनी मुश्किल से ग्रहण कर पा रहे हैं, तो यहाँ पंक्तियों में क्लिष्टत्व दोष है। तो इस प्रकार हमने आज शब्द दोषों के बारे में पढ़ा है। अब वाक्य दोष और रस दोष हम अलग अलग प्रकार में पढ़ेंगे।